हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू मूव ऑन। अपन आगे बढ़ने वाले हैं, मतलब जितना पिछली बार पढ़ लिया था रोटेशन मोशन में, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो रोटेशन मोशन बेसिकली अपन ने देखा क्या था कि रोटेशन मोशन होता क्या है। तो रोटेशन मोशन वो होता है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, हर पार्टिकल रोटेशन मोशन में क्या होता है, हर एक पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। किसके अबाउट, अबाउट द पाइवोटेड पॉइंट। मैंने शायद लास्ट क्लास में इसको हिंज बोल दिया था, तो बच्चों इसको हिंज नहीं बोल सकते अपन। हिंज पॉइंट वो होता है एक्चुअली में। हिंज क्या होता है, हिंज में ये होता है कि हिंज में भी उसके अबाउट रोटेशन होता है, लेकिन जैसे अपना गेट होता है, गेट जो होता है, गेट में भी क्या हो रहा है, एक रोटेशन, रोटेशन नहीं बोल सकते उसको, एक मूवमेंट होता है इस एक्सिस के, फिक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट होता है, लेकिन वो कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री नहीं होता है। तो हिंज उसको बोलते हैं जहां पर लिमिटेड मूवमेंट अलाउड हो। लेकिन यहाँ पर रोटेशन मोशन में जब भी एक फिक्स पॉइंट अपन लेंगे जिसके अबाउट रोटेशन मोशन होगा, उसको पाइवोटेड पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, पाइवोटेड पॉइंट, ना कि इसको हिंज बोल सकते। तो आई थिंक मैंने उसको यदि हिंज बोल भी दिया हो तो दिल से माफ कर देना, मुझे मुझे माफ कर देना। जो हिंज नहीं बोल सकते उसको बोल सकते हैं पाइवोटेड पॉइंट। तो पाइवोटेड पॉइंट के अराउंड ये सर्कुलर मोशन होगा हर पार्टिकल का, और इसका पूरी बॉडी का क्या होगा, रोटेशनल मोशन। इस ये बॉडी कौन सी है, कैसी बॉडी है, ये रिजिड बॉडी। तभी इस टॉपिक का नाम, इस चैप्टर का नाम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी है। रिजिड बॉडी कौन सी बॉडी होती है, जिसमें दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये होगी रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी हो गई, और रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स पढ़नी है, मतलब रिजिड बॉडी को जो भी एक्सलेशन मिल रहा है, जो भी वेलोसिटी मिल रही है, उसके पीछे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, उसके पीछे क्या रीजन है। जैसे फोर्स की स्टडी जब करते हैं तो वो रोटेशन, जब रोटेशन में फोर्स को डिस्प्लेसमेंट कर देंगे किससे, टॉर्क से। तो बेसिकली अपन ये जानना चाहेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में, रिजिड बॉडी यदि मूवमेंट कर रही है, वहां पर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो उसके पीछे कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट मोशन। तो इसकी स्टडी होती है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अंदर। तो ये बात आप समझ गए, यहाँ तक की स्टडी अपन ने कर दी है। आज का टॉपिक मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, देखो ऊपर लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक। टॉपिक का नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, ये बोर्ड इतना गंदा हो रहा है, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जैसा दिख रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बोर्ड तो खरीदा था, बहुत अच्छा था, लेकिन अभी पता नहीं इसको क्या हो गया, ये धुआं धुआं हो गया इसका। तो इसके नाम देख लेते हैं पहले। इसका और नाम है टॉर्क। अच्छा, फर्स्ट नेम इज मूवमेंट ऑफ फोर्स, सेकेंड नेम इज टॉर्क, थर्ड इसका नेम है, थर्ड, अरे यार ये वायर कैसे होना चाहिए, ये मूवमेंट ऑफ फोर्स, और ये हो गया टॉर्क, और एक होता है इसका नाम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इसके बेसिकली तीन नेम है आपके सामने, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, और थर्ड नेम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो बेसिकली देखने वाले हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो देखो बात कर रहे हैं अभी, तो देखो ये कोई बॉडी है, कोई बॉडी है भाई, इस पे यदि आप फोर्स लगाओगे भाई, यदि आप इस पे फोर्स लगाओगे, तो फोर्स की वजह से क्या होता है, इसका मोशन होता है लीनियर मोशन में। अब तक जो भी बात कर चुके हैं उसमें क्या होता था, एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, इस पे यदि कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की वजह से इस पे मूवमेंट आता है, ये आगे बढ़ती है, वेलोसिटी आती है, एक्सीलरेशन आता है, उसकी बात अपन करते हैं। लेकिन यदि बात हो रही है रोटेशनल मोशन की, वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है, ये पाइवोटेड पॉइंट है, ठीक है, ये पाइवोटेड पॉइंट है, और पाइवोटेड पॉइंट के अराउंड इसको रोटेशन करना है, मतलब हर पार्टिकल्स को क्या करना है, सर्कुलर मोशन करना है। तो इसके लिए यहाँ पर यदि आप एक फोर्स लगाते हो, यहाँ पर यदि जितना फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा ये रोटेशन, उतनी ज्यादा रोटेशन की पॉसिबिलिटी होगी, उतना ज्यादा इसका रोटेशन होगा। तो एक जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फोर्स पे, कितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा टॉर्क होगा। दूसरा डिपेंड करता है भाई रेडियस पर। वहां पर देखो फोर्स की वजह से ही सिर्फ एक्सिलरेशन आ जाता था किसमें, लीनियर मोशन के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये मोशन लीनियर मोशन नहीं है, रोटेशनल मोशन है, तो यहाँ पे फोर्स का भी इम्पैक्ट है, फोर्स की वजह से भी टॉर्क की अमाउंट आती है। फोर्स की वजह से भी आप इसको टर्न करा सकते हो या रोटेशन करा सकते हो, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना इजीली ये रोटेट करेगा, या उतना फास्ट ये रोटेट करेगा। अब रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है, ये पाइवोटेड पॉइंट है, इसके अराउंड ये पूरी रिजिड बॉडी ऐसा रोटेशनल कर रही है, रोटेशन कर रही है। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे यहाँ से फोर्स लगाओगे, यदि आप एक फोर्स इधर लगाते हो सेम अमाउंट का है, लेकिन इसकी यहाँ से डिस्टेंस r1 है, r1 इज लेस देन r,
तो क्या होगा कि भाई जो टर्निंग इसकी होगी, जो टर्निंग इफेक्ट होगी, जो इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू यदि आप बड़ी डिस्टेंस से फोर्स लगाते हो। जितनी ज़्यादा दूर आप इस पॉइंट से फोर्स लगाओगे उतना इजीली ये रोटेट कर पाएगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हो कि जब आप स्पेनर यूज करो, रिंच इसको बोलते हैं, रिंच यूज करके किसी नट को या बोल्ट को आप खोल रहे हो भाई, नट या बोल्ट को आपको स्पेनर यूज करके, या जिसको बोले रिंच जिसको बोलते हैं जनरली, उसका यूज करके आप ओपन कर रहे हो। तो जितनी ज्यादा यदि आप रिंच को एकदम पास से, बोल्ट जहां से खोलना है उसके एकदम पास से पकड़ोगे, जैसे यहाँ पर कोई बोल्ट है भाई, उसको इस रिंच से खोलना है, ये रही अपनी रिंच। जनरल लैंग्वेज में रिंच बोलते थे, स्पेनर बोलते थे, पाना बोल देते, कुछ भी बोल दो भाई। पाने से अपन ये बोल्ट खोल रहे हैं, दोनों वैसे अलग अलग होते हैं, रिंच पाना अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बोल्ट है, बोल्ट को आपने इसको इसमें फंसाया रिंच को, और ऐसे आप इसको खोलने की कोशिश कर रहे हो। तो यदि एकदम पास से पकड़ोगे इस पाने को, ऐसे फोर्स लगाओगे तो उसको खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जितना एकदम एंड से पकड़ोगे तो आप इजीली उसको खोल पाओगे। यदि उस पानी की लेंथ और बढ़ा दो, और लंबा उसके लेंथ को कर दो, तो जितनी दूरी से पकड़ के आप उसको खींचोगे उतना उसको टर्न करना ईजी हो जाएगा। मतलब जो टॉर्क होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ फोर्स पे ऑब्वियसली। यदि आप यहाँ पर सेम ही डिस्टेंस सेम है, लेकिन आप अमाउंट ऑफ फोर्स बढ़ा दो, यदि थोड़ा फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो नहीं खुल रहा, तो आप फोर्स बढ़ा दो, तो वो खुल जाएगा, इजी खुल जाएगा। लेकिन आप दूसरा काम ये भी कर सकते हो कि आप फोर्स नहीं बढ़ा सकते यदि किसी कंडीशन में, तो आप क्या करो, उसकी आर्म लेंथ को बढ़ा दो। आर्म लेंथ को बढ़ा दो, आर्म लेंथ क्या होगी, जहां से जिस जगह से आपने उस नट को या बोल्ट को पकड़ रखा है वो, और जिस जगह पर आप फोर्स लगा रहे हो वहां तक की डिस्टेंस, यदि आपने ये बढ़ा दी तब भी आपका टर्न करना इजी हो जाएगा। तो ये टॉर्क किसके पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ फोर्स पे, और ये अमाउंट ऑफ आर्म लेंथ पर। अमाउंट जितनी ज्यादा आर की वैल्यू उतना ज्यादा टॉर्क लग जाएगा। थर्ड ये डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन थीटा, किस एंगल पर आप फोर्स लगा रहे हो, किस एंगल पे फोर्स लगा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा एंगल पे फोर्स लगाओगे इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होगी। इसको भी समझ लेते हैं, दो चीज तो समझ में आ गई, अमाउंट ऑफ फोर्स और आर की वैल्यू पे कैसे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि किस एंगल पे फोर्स लगा रहे हो। तो आपने यहाँ पर फोर्स लगाई, और ये हॉरिजॉन्टल से यहाँ से थीटा एंगल पे फोर्स लगाई, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फोर्स लगाई। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट, इधर आएगा एफ कॉस ऑफ थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आएगा दैट इज एफ साइन ऑफ थीटा। ये दो कंपोनेंट है आपके पास, वन इज एफ कॉस ऑफ थीटा, अनदर इज एफ साइन ऑफ थीटा। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा इसको रोटेट कराएगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एफ कॉस थीटा तो इसको बाहर खींचने की कोशिश करेगा, इसको रोटेट नहीं कराएगा, और एफ साइन थीटा इसको रोटेट कराएगा। तो आपने फोर्स यदि इस एंगल पे लगाया तो इसका एक कंपोनेंट तो चला जाएगा इसको खींचने में, एक कंपोनेंट इसको रोटेट कराएगा। लेकिन फिर आपने क्या किया, इसी फोर्स को थोड़ा एंगल और बढ़ा दिया, थीटा की वैल्यू ज्यादा कर दी। यदि ये थीटा की वैल्यू ज्यादा करोगे तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो कम होता जाएगा। अब इसकी वैल्यू कम होगी, ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आपने फोर्स बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दिया कि अब डायरेक्टली आप यहाँ फोर्स लगा रहे हो 90 डिग्री के एंगल पे, इस हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री के एंगल पे फोर्स लगा रहे हो। मतलब सारा का सारा फोर्स इसको रोटेट कराने में जाएगा। समझ रहे हो मैं किस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जहां पर ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने जो फोर्स लगाया यहाँ से डायरेक्ट 90 डिग्री पे लगाया, मतलब सारा फोर्स आपका इस बॉडी को रोटेट करने में जाएगा, तब आपके लिए क्या हो जाएगा, सबसे इजी हो जाएगा। मतलब थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इफ थीटा इज मोर देन टॉर्क की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, थीटा तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन थीटा आपको लेना कहाँ से है वो देखते हैं। थीटा आपको ऐसे लेना है, जिस पॉइंट से ये पाइवोटेड किया हुआ है और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, मेरा इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ये रहा पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए पर फोर्स लग रहा है, और ये इसकी आर्म लेंथ है जहां पर फोर्स लगाया, और जहां पर इसको पाइवोट किया हो यहाँ से और यहाँ से की जो डिस्टेंस होती है ये आर्म लेंथ होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आर, आर जो लेनी है ना, आर, आर आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, आर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है। लेकिन आर की डायरेक्शन क्या होगी, आर की डायरेक्शन इस पॉइंट से लेके, इस पॉइंट से लेके टुवार्ड्स द दिस पॉइंट, इस डायरेक्शन होगी। मतलब आपको यदि इस पॉइंट पे डायरेक्शन लेनी है आर की, तो आप आर की डायरेक्शन ये वाली लोगे, समझ रहे हो। जिस जगह पर फोर्स लग रहा है उससे आगे की, आगे जाता हुआ एक वेक्टर बनाना है आपको। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है इस वेक्टर की, यही आर, जो ये लेंथ है वही आर लेंथ है, लेकिन मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। जैसा आपने वेक्टर में देखा था, वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड, पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर में अलाउड होती है। तो मैंने इसको यहाँ से उठा के, सिर्फ इस वाली लेंथ को उठा के जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उससे आगे की साइड में लगा दिया। आपको ऐसा ही करना है, डायरेक्शन लेने के लिए आपको ऐसा ही करना है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आर्म लेंथ है उसको उठा के जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसे आगे शिफ्ट कर देना। तो ये आर वेक्टर आ गया, यहाँ से आर वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। अब जो फोर्स का एंगल लेना है वो इस आर वेक्टर से, आर वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है।
अभी मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन अभी आपको ये चीज़ बताई नहीं थी, लेकिन अब बता दी। को जो आर आर वेक्टर से अपने को एंगल मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये अपना पॉजिटिव एंगल होगा। यदि आप नीचे की डायरेक्शन में मेजर करते हो तो यहाँ से ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चला गया ना, तो यदि आपने ऐसा फोर्स लगा दिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा एंगल। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है एंगल, वही पॉजिटिव एंगल होता है। जनरली अपन ऐसा ही तो करते थे यार, जब भी स्लोप निकालते हो आप, तो स्लोप कैसे निकालते हो किसी चीज? स्लोप निकालने के लिए जो आप एंगल मेजर करते हो, तो आप यदि ये एक्स वाई ग्राफ है, ये वाई है, ये एक्स है, तो आप स्लोप मेजर करने के लिए जो एंगल लेते हो तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज तो लेते हो। इसमें टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो थीटा आप मेजर कहाँ से करते हो? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे यहाँ पर आपको जो थीटा मेजर करना है आर वेक्टर से, और आर वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। तो फोर्स यदि यहाँ पे लगाया तो ये थीटा की वैल्यू, थीटा बढ़ाते बढ़ाते जब 90 कर दिया, जब थीटा की वैल्यू 90 हो गई तो फोर्स लगा इसके परपेंडिकुलर। यदि फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब सारा का सारा फोर्स इसको टर्न करने में जाएगा, तो अपने लिए इजी है, मतलब रोटेशन यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा, क्योंकि सारा का सारा फोर्स इसको टर्न करने में जा रहा है। तो ठीक है, तो फिर अब देखते हैं टॉर्क का फिर फॉर्मूला आया तो आया क्या, ये सारी चीज आपको समझ आ गई। अब देखते हैं आखिरकार इस टॉर्क का। अरे यार ये कितना गंदा होता जा रहा है यार, इसको मैं क्या करूं, इससे पूरे कपड़े से साफ करना पड़ेगा लग रहा है। अरे ये तो यार बहुत ही गंदा होता जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अब बात करते हैं टॉर्क का फॉर्मूला आखिर है क्या। तो टॉर्क को रिप्रेजेंट पहले तो करते हैं ऐसे, क्राउन प्रिंस है ये, क्राउन, इसके ऊपर क्राउन लगा हुआ है, टी के ऊपर क्राउन लगा दो, ये क्राउन प्रिंस बन जाएगा। इसको बोलते हैं छा। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आर क्रॉस ए। सो टाउ इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज यहाँ से क्या क्लियर हुई? टाउ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जो अपना मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क या फिर टर्निंग ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको बोले, कुछ भी नाम दे दो तीनों में से। तो इसको क्या नाम दूं? कुछ भी नाम दे दो भाई, तीनों में से इसने बोल दिया तो इसको टाउ छा बोल दिया, ठीक है, टॉर्क। तो इसका जो फॉर्मूला है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, मतलब आर और एफ का यदि आप वेक्टर प्रोडक्ट लेते हो तो वो आपको टॉर्क देता है, ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट को जब अपन ओपन करते हैं तो वो देता है आर का मैग्नीट्यूड, आपका मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप। ये अपन देख चुके हैं वेक्टर में। वेक्टर में अपन ने देखा था आर क्रॉस एफ, यदि आर डॉट एफ होता तो आर एफ कॉस थीटा होता वहां पर, लेकिन आर एफ कॉस थीटा ही होता, एन कैप वगैरह वहां पर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वहां पर एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगी एन कैप यहाँ पे है क्या। तो वहां पे एन कैप नहीं लिखना होता जब डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपको एक एन कैप भी लिखना होता है। और एन कैप यहाँ पर क्या होता है? आर क्रॉस एफ वेक्टर की डायरेक्शन। आर क्रॉस एफ वेक्टर क्या है? टॉर्क, तो मतलब टॉर्क की डायरेक्शन। बेसिकली एन कैप क्या है यहाँ पर? टॉर्क की डायरेक्शन। यदि मैं सिंपली आपको ये समझाऊं कि सी वेक्टर आपका आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके आता है सी वेक्टर, ठीक है। तो आपको सी वेक्टर यदि लिखना है तो इसको लिखोगे ए क्रॉस बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप किसकी डायरेक्शन है? सी वेक्टर की डायरेक्शन। सी वेक्टर की डायरेक्शन, या फिर मैं बोलूं ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि दोनों दोनों इक्वल है ना, तो ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन या सी वेक्टर की डायरेक्शन ये एन कैप को बताती। अब एन कैप की वैल्यू आपको निकालनी कैसे होती है, इसकी डायरेक्शन आएगी कैसे, अभी इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल ये आपको फॉर्मूला समझ आया। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ को एक्सपेंड करके लिखेंगे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ऑफ थीटा, और साथ में आएगा एन कैप। और एन कैप आपको पता चल गया आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो बात कर ली थी कि आपको एन कैप आके मिलेगा कैसे। जैसे यहाँ पर आपका है आर वेक्टर एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, this is the direction of force, so we'll have to find out the value of n cap, not the value, it is actually the direction। ये ये क्या होता है? टॉर्क की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है भाई, यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर बोल दिया तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1। ये सिर्फ और सिर्फ इसका काम क्या है? इसका जन्म ही हुआ है दुनिया में क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? ये डायरेक्शन बताने के लिए। जैसे आम इस भारत के अंदर आम जनता का जन्म हुआ है सिर्फ वोट डालने के लिए, ऐसे बेचारे एनकेएफ का सिर्फ जन्म हुआ है डायरेक्शन बताने के लिए। इसकी मैग्नीट्यूड की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी आम जनता की इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ उनका वोट हुआ है मताधिकार के लिए, जनसंख्या गणना के लिए। ऐसे इसका भी बेचारे का जन्म हुआ है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। तो ये डायरेक्शन बताता कैसे? तो आपको आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ अपनी आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ अपनी जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करना है। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी,
जो थंब की डायरेक्शन होगी वही आपको बताएगी टॉर्क की डायरेक्शन, वही आपको बताएगी टॉर्क की डायरेक्शन। एक्चुअली में जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है अलोंग द रोटेशनल एक्सिस होती है। जिस जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग या उसके अपोजिट डायरेक्शन। समझ रहे कैसे? समझ ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रही, ठीक है। इसके अबाउट ये ऐसे रोटेशन कर रहा है, ठीक है, ये रोटेशन ऐसे हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, ऐसे रोटेशन रोटेशन 360 रोटेशन होगा। ये हिंज की, ये पॉइंट है हिंज नहीं, सो हिंज मैं बोल देता हूँ, लेकिन पाइवोटेड पॉइंट, हिंज पॉइंट वो होता है जिसके अराउंड भी मूवमेंट होता है, लेकिन वो 360 डिग्री रोटेशन वहां पर नहीं होता, वो लिमिटेड रोटेशन होता है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया आपको जैसे गेट अपन खोलते हैं तो वहां पे भी एक फिक्स एक्सिस के अराउंड इसका मूवमेंट हो रहा है गेट का, लेकिन वो पूरा 360 डिग्री मूवमेंट नहीं है। तो पाइवट में और हिंज में ये डिफरेंस होता है, पाइवट में 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन होता है। अब समझो इसको, ये अपना पाइवटेड पॉइंट है, इसके अराउंड में रोटेशन हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है इसका रोटेशन। तो यदि आपका रोटेशनल सक्सेसफुल है, मतलब यहाँ पे रोटेशन होगा, तो उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि टॉर्क की डायरेक्शन या तो ऐसे आए बाहर की तरफ, मतलब एक्सिस के अलोंग ही इधर, या फिर पीछे की डायरेक्शन में आए। यदि इससे 90 डिग्री या किसी और डिग्री पर टॉर्क की डायरेक्शन आती है, मतलब वहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रोटेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज along the rotational axis, either it is towards the rotational axis or anti parallel to rotation। या तो देखो जैसे रोटेशनल एक्सिस ऐसी थी तो इसके अलावा या तो बाहर की डायरेक्शन में आएगा या तो अंदर की डायरेक्शन में, लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी टॉर्क की डायरेक्शन आ गई तो वहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा जिस एक्सिस के अराउंड रोटेशन हो रहा है उसके अलोंग या तो बाहर की डायरेक्शन में या तो अंदर की डायरेक्शन, लेकिन इसके अलोंग ही रोटेशन की डायरेक्शन होनी चाहिए। समझे आप? तो यहाँ पर टॉर्क आर क्रॉस एफ की वैल्यू कैसे आती है? आर से लेके एफ की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करो, जिस डायरेक्शन में थंब आपका आ रहा है उसी डायरेक्शन में टॉर्क की डायरेक्शन, ठीक है। आर क्रॉस एफ के प्रोडक्ट से टॉर्क की डायरेक्शन निकालना आ गया, ओके। अब ये अपन देखते हैं ये कि आर क्रॉस एफ आप ऐसे भी तो सोच सकते हो कि मैं तो ऐसे करूंगा, ये फिंगर कर्ल ऐसे नहीं, मैं इस हाथ को ऐसे मोड़ते हुए आर से एफ की तरफ ले जाऊंगा तो भी तो ऐसे नहीं, आर से एफ की तरफ जाना है लेकिन छोटे एंगल में है भाई, इस वाले एंगल में। ये यहाँ पर ये 90 था, ये बाकी बचा हुआ 270, ये पूरा एंगल। तो अपने को बड़ा एंगल कवर नहीं करना, यू हैव टू कवर द स्मॉल एंगल। यहाँ पे स्मॉल एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आर से एफ की तरफ तो जाना है, लेकिन किस एंगल की? अबाउट छोटे वाले एंगल की। ऐसा नहीं भाई कि मैं तो ऐसे रख दिया, चलो सर आपकी बात ही मान लेता हूँ, आर क्रॉस एफ ही करना है ना, तो मैं हाथ को ऐसे मोड़ता हुआ और एफ की डायरेक्शन में ले जाऊंगा ऐसे, तो भी तो अंगूठा बाहर पॉइंट आउट कर रहा है। समझे बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? आर क्रॉस एफ जब लेना होता है तो आर से एफ की साइड में फिंगर कर्व तो कर लिया आपको, लेकिन छोटे वाले एंगल की तरफ, बड़े वाले एंगल की तरफ मत कर देना भाई, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन ये आ गई। तो यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन किधर आ रही है? इस बोर्ड से बाहर की तरफ, आउटवर्ड, देखो ऐसे आ रही ना, तो थंब किधर पॉइंट आउट कर रहा है? इधर। अब मैं क्या करूँ, फोर्स यदि ऐसे आर वेक्टर अपना ये रहा, आर वेक्टर ये रहा सेम, अब फोर्स लेकिन ऐसे लग रहा है, तो बताओ अभी इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टॉर्क की डायरेक्शन होगी आर से लेके एफ की साइड में फिंगर कर्ल करो, थंब किधर पॉइंट आउट कर रहा है? अंदर। तो बोर्ड में पीछे की डायरेक्शन है, मतलब माइनस के कैप की डायरेक्शन, माइनस के कैप की डायरेक्शन में आएगा यहाँ पर अभी टॉर्क। पिछले वाले केस में आया था प्लस के कैप, मतलब बोर्ड से बाहर की तरफ आया था ना, तो प्लस के कैप, इसमें बोर्ड से अंदर की तरफ माइनस के कैप की डायरेक्शन में टॉर्क की डायरेक्शन आ रही। क्या आपको डायरेक्शन लेना ये कोई या नहीं? आप डायरेक्शन अब इजीली ले पाओगे। टॉर्क की डायरेक्शन यदि आपको निकालनी है तो कैसे आप निकाल सकते हो? इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, इजीली निकाल पाओगे। रोटेशन मोशन का एक एग्जाम्पल में बताया था ये आपने देखा होगा, आपने इससे खेला भी होगा। तो ये हो रहा है भाई रोटेशन मोशन, ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है? तो ये रही इसकी एक्सिस, यहाँ पर एक एक्सिस है ना, ये एक्सिस है भाई, ये रही है छोटी सी एक्सिस यहाँ पर बनी हुई है, ये रही। ये किधर एक्सिस पे ये कुछ प्लास्टिक का लगा हुआ है, दूसरी साइड में लगा हुआ है एक छोटी एक्सिस है यहाँ पर, इसके अबाउट ये क्या हो रहा है? देखो एक छोटी साफ्ट बोल सकते हैं, छोटी रॉड बोल सकते हैं, छोटी रॉड यहाँ पे लगाई लगाई हुई है, जिसके अबाउट देखो इसका क्या हो रहा है? ये रोटेशन मोशन हो गया आपका, 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन हो रहा है। तो ये जो जिसके अबाउट ये रोटेशन हो रहा है उसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे? डेट इज पाइवोटेड पॉइंट। पाइवोटेड पॉइंट के अराउंड ये कंप्लीट रोटेशन हो रहा है। तो आपको ये डायरेक्शन इसकी समझ में आई या नहीं? अभी आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाया जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेनी है।
Okay, so we'll take some example. This is a hinge point. This is a hinge point and hinge point. We are applying the force. Okay, फोर्स आपका है ये रहा F. Okay, आप ऊपर ही आर वेक्टर की डायरेक्शन बताओ। जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है तो भाई इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, उस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन होती है पाइवोटेड पॉइंट से अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में जाता हुआ वेक्टर, मतलब ये वाला वेक्टर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर देना है, बिकॉज इन वेक्टर शिफ्टिंग इज अलाउड, पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड। वी कैन इजीली शिफ्ट द वेक्टर पैरेलली। तो आप पैरेलली यदि इसको शिफ्ट करोगे तो भाई यहाँ पर इसको आर वेक्टर मतलब इसके ओवरलैप हो जाएगी, मतलब आर वेक्टर की ये डायरेक्शन, एफ की भी डायरेक्शन। एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में? 0 डिग्री। व्हाट इज द एंगल? 0 डिग्री। यदि यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बन गया जी, बोलो जी, यदि एंगल 0 डिग्री बन चुका ही और टॉर्क यू नो आर एफ साइन ऑफ थीटा, if theta is 0 degree then what will happen? If theta is 0 then sin theta is also 0, because sin 0 is 0, then torque will be 0। यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू 0 आ रही है। वैसे आपको देखने से भी लग रहा होगा बिकॉज दिस फोर्स विल प्रोवाइड द एक्सटेंशन इन द बार। ये जो फोर्स है इसमें एक्सटेंशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज ए रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी में दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती, अदरवाइज अपनी डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं कर पाएगी, रिजिड बॉडी ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ये इसको खींचने की कोशिश करेगा बेचारा, या फोर्स खींच नहीं पाएगा, वो आपको पता है, क्योंकि रिजिड बॉडी के दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती। यदि इसने खींच दिया था तो चेंज हो जाएगी और रिजिड बॉडी की डेफिनेशन धुआं धुआं हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, समझा। तो यहाँ पर इसका फोर्स 0 आ गया। अच्छा, तो यहाँ से आपने क्या एक निष्कर्ष निकाला कि जब फोर्स इज पैरेलल टू आर वेक्टर, यदि फोर्स पैरेलल हो आर वेक्टर के, देन वहां पर टॉर्क कितना होता है? 0। यदि फोर्स पैरेलल हो आर वेक्टर के देन टॉर्क होता है वहां पर 0, टॉर्क होता है वहां पर 0। अच्छा, टॉर्क यहाँ पर 0 होगा या 0 वेक्टर होगा भाई? टॉर्क यहाँ पर 0 वेक्टर होगा। अच्छा, यदि 0 वेक्टर यहाँ पर टॉर्क हो गया तो बताओ इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? बताओ 0 वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? क्योंकि 0 वेक्टर है ना, तो जो 0 वेक्टर की डायरेक्शन होती है वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो बच्चों 0 वेक्टर की डायरेक्शन यदि आपको पता हो तो 0 वेक्टर की डायरेक्शन होती है इनफाइनाइट, देयर इज नो सिंगल डायरेक्शन फॉर 0 वेक्टर। यदि किसी पॉइंट पर 0 वेक्टर लग रहा है मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0, तो उसकी डायरेक्शन इनफाइनाइट होती है, हर तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, हर तरफ हर तरफ हर तरफ। यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब सारे जहां में होगा डायरेक्शन का जलवा जलवा। तो सारी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसके बाद इनफाइनाइट डायरेक्शन है, बिकॉज नाउ टॉर्क इज 0 वेक्टर। यदि 0 वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 0 आ गया लेकिन डायरेक्शन इसकी इनफाइनाइट आ गई। तो यहाँ तक की बात क्लियर खच हो गई। यदि फोर्स इज पैरेलल टू आर वेक्टर देन टॉर्क विल बी 0। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट केस। दूसरा केस ये है, यदि आपने फोर्स इस पाइवटेड पॉइंट पर ही लगा दिया फिर क्या होगा? यदि आपने फोर्स यहीं पर लगा दिया, यदि आपने फोर्स लगाया पाइवटेड पॉइंट पर ही, यदि आपने फोर्स लगाया पाइवटेड पॉइंट पर ही, यदि आपने पाइवटेड पॉइंट पर ही फोर्स लगा दिया, तो आप जानते हो कि आर आप कहाँ से मेजर करते हो? इस पाइवटेड पॉइंट से। पाइवटेड पॉइंट से जिस भी जगह पे फोर्स लग रहा होता है वहां तक की वैल्यू आर होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर तो आर की वैल्यू ही 0 हो गई यार, क्योंकि पाइवटेड पॉइंट पे फोर्स लगा दिया मतलब आर 0 हो गया। इस केस में भी टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। इस केस में भी टॉर्क 0 हो जाएगा व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट targeted point। If force is applied at target point, then also the torque will be 0। यहाँ पर भी टॉर्क 0 होगा, यहाँ पर भी टॉर्क 0 होगा जब फोर्स या तो पैरेलल हो आर एक्सिस के या फिर फोर्स लगा दिया आपने पाइवटेड पॉइंट पे। दोनों ही केस में जो टॉर्क की वैल्यू हो जाती है वो 0 हो जाती है। नाउ विल डिस्कस अनदर केस। ओके, एक एक फोर्स है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से थीटा डिग्री पर। ओके, आर वेक्टर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जैसा कि आप जानते हो, मैं मान लेता हूँ ये 10 मीटर है भाई,
ये 10 मीटर है, जिस जगह पर हिंज पॉइंट से लेके फोर्स अप्लाइड यहाँ पर किया उसके बीच की जो डिस्टेंस है 10 मीटर, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। यहाँ पर आपने फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, जो फोर्स एंगल बना रहा है यहाँ से, वो बना रहा है 30 डिग्री। तो इस 20 के दो कंपोनेंट, 20 cos ऑफ 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। It means tan √3 is in horizontal direction and one force is vertical, that is 20 sin 30. What is the value of sin 30? Sin 30 की value होती है 1/2. So this is 10 Newton. So we have two forces. One is in horizontal direction, that is tan √3, and another force is in vertical direction, that is 10 Newton. But you know that this horizontal component will not provide any torque because it is along the मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म के अलोंग ही लग रहा है, तो यहाँ पर इस फोर्स की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा। तो टॉर्क इस फोर्स की वजह से तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप समझते हो क्यों नहीं होगा, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये r क्रॉस एफ, आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है 10 है बिल्कुल, एफ की वैल्यू tan√3, लेकिन यहाँ पर साइन 0 हो गया भाई, इसलिए टॉर्क 0 हो गया। यहाँ पर टॉर्क 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर साइन 0 हो गया। अब बात करते हैं इस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। तो भाई वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से भी आर एफ साइन थीटा, आर कितना है 10, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, वाई डायरेक्शन का फोर्स है 10, एंड साइन थीटा, आपको पता है कि थीटा की वैल्यू कैसे मेजर करनी है, आर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आर वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भाई, तो आर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ है, बिल्कुल मेजर किया हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब साइन 30 आपको पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 10 × 10, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, दैट इज 1/2, सो यू विल गेट द वैल्यू 50। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। हाउ यू get the unit, I'll tell you, because what is the formula of torque, that is r cross f, f क्रॉस r नहीं, r क्रॉस f है, दोनों अलग अलग होते हैं। आप ये बात ध्यान रख लेना, आप इसको इसके इक्वल नहीं कर सकते, दोनों में डिफरेंस है डायरेक्शन का। एक की डायरेक्शन जो होगी दूसरे की उससे जस्ट अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम होता है आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर का, लेकिन डायरेक्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट। और डायरेक्शन मैटर करती है वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेक्टर इज मेड अप ऑफ वन थिंग इज मैग्नीट्यूड एंड अनदर थिंग इज डायरेक्शन। तो भाई वेक्टर जो क्वांटिटी होती है वो किससे मिलकर बनी है, एक तो होता है इसका मैग्नीट्यूड जो कि एक वैल्यू होगी कोई 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी, एक होती है उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जब दोनों की अलग अलग हुई तो भाई ये दोनों वेक्टर एक नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला आप याद रखना, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ना कि एफ क्रॉस आर। यहाँ तक की बात आ गई, बेजी में खोपड़े में घुस गई है। नाउ वी विल टॉक द नेक्स्ट थिंग। तो यहाँ पे आपकी टॉर्क की वैल्यू आ गई, लेकिन मैं तो यहाँ पे यूनिट देखने वाला था। आर डिस्टेंस है भाई मीटर, फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर, ओके। तो फोर्स की क्या होती है, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई या नहीं, हाँ सर क्लियर हो गई, लेकिन दिमाग से साफ हो गई। क्लियर का मतलब एक साफ भी होता है, दिमाग से उड़ गई सर, ये तो गई, टाटा बाय बाय, धुआं धुआं हो गई। तो टॉर्क की वैल्यू आपको क्लियर हुई ना। We'll take another example that is very easy, just to understand the concept. We'll take some easy numerical also. So what is numerical? Okay, this is like this setup. यहाँ पर देखो ये हिंज, सॉरी हिंज बोल देता हूँ, ये पाइवटेड पॉइंट है, इसके अराउंड में पूरा सर्कल मोशन हो सकता है। और यहाँ पर मैंने इस वाले पॉइंट पर एक फोर्स लगाया, इस वाले पॉइंट ऊपर वाले फोर्स पर, यहाँ पॉइंट पर यहाँ पर एक फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का, जो कि यहाँ से आर की वैल्यू है वो है 5 मीटर, 5 मीटर। तो आपको ये बताना है कि इस 50 न्यूटन की वजह से, इस 50 न्यूटन की वजह से, इस 50 न्यूटन की वजह से ये टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी। मैंने ऊपर ऐसे फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, तो आपको टॉर्क बताना है, टॉर्क होगा कितना, बिल्कुल बता देते हैं भाई। टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ओके। अब मुझे ये बताओ आर वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो मैंने बताया आपको आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, क्योंकि जो आर वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो हमेशा मेजर कहाँ से होती है,
पायोटेड पॉइंट से लेके फोर्स तक, तो पायोटेड पॉइंट ये रहा, फोर्स ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिखोगे। लेकिन क्योंकि वेक्टर में आप या तो हेड टू हेड जोड़ते हो या तो टेल टू टेल, ताल से ताली मिला, ऐसे ही टेल से टेल मिला, तो आपको टेल से टेल मिलानी। इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दोगे आप, तो आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 मीटर। ओके, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड आर? इट इज 90 डिग्री। इट इज ऑलरेडी 90 डिग्री, देन it is very easy. RF sine of 90. You know the value of sine 90. Sine 90 is 1. So you will directly multiply the R and F. So R is 5 and F is 50. So now you have the value of torque is 125 Newton meter. This is the value of torque 125 Newton meter. आपका टॉर्क की वैल्यू कितनी आई? 125 न्यूटन मीटर। यहाँ पे आपको डायरेक्शन के लिए मैंने बेसिकली ये क्वेश्चन आपको बताया था कि आपको आर वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेनी है। हमेशा पाइवोटेड पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके अलाउंग जाती है वो डायरेक्शन। तो क्योंकि अपने को वेक्टर में या तो हेड टू हेड जोड़ने पे एंगल लेना होता है या तो टेल टू टेल जोड़ने पे, तो यहाँ पे मैंने टेल टू टेल जोड़ा। इसकी फोर्स की टेल यहाँ पर मिल रही थी, इसकी वाली टेल यहाँ पे मिल रही, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अब मैं आपसे पूछना ये भी चाहूंगा, टॉर्क की डायरेक्शन बताओ भाई, टॉर्क की डायरेक्शन बताओ। तो आप बताओ मुझे टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी, देखो आपको आर आर वेक्टर मिल गया ये रहा, आपको आर से लेके एफ तक, लेकिन कब? जो एंगल मिनिमम हो उसके अलावा। यहाँ पर एक एंगल तो भाई आर से एफ के बीच में ये रहा 90, एक दूसरा एंगल ये रहा, पूरा बड़ा एंगल ये रहा, दो एंगल है ना यहाँ पर। तो आपको कौन सा एंगल लेना है जो मिनिमम है इन दोनों में से? तो ये वाले 90 डिग्री के अलावा। ऐसे मत कल कर देना भाई कि आर से एफ मैं तो ऐसे करूंगा जी। बोलो क्या कर लोगे आप? इसमें ऐसे करूंगा मैं, आर टू लेके एफ ऐसे चला जाऊंगा। थंब तो मेरा बाहर पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब यहाँ पर आर जो टॉर्क का डायरेक्शन आएगा वो बार के डायरेक्शन में। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपको एंगल वो लेना है आर टू एफ के बीच में जो दोनों में से कम, मिनिमम एंगल। तो यहाँ पे 90 डिग्री मिनिमम एंगल, तो आर से लेके एफ ऐसे जाओगे आप, और इसके लिए थंब की डायरेक्शन आ रही है अंदर, मतलब ये बोर्ड के अंदर की डायरेक्शन में टॉर्क है, बोर्ड के अंदर की डायरेक्शन में टॉर्क है। लेकिन बेसिकली टॉर्क लगता कहाँ पर है? टॉर्क लगता है भाई इस पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, यहाँ पर लगेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। यदि अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही, ये बोर्ड से एकदम अंदर की साइड मानो, तो इसके अलाउंग लगेगा और पीछे की डायरेक्शन लगेगा। डायरेक्शन यहाँ से निकाल दी, और किसके अलाउंग लगेगा? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउंग। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउंग अंदर की डायरेक्शन में टॉर्क की वैल्यू। अच्छा, ये तो ऐसे निकाल दी टॉर्क की वैल्यू अंदर की डायरेक्शन। इसको देखने का एक और तरीका ये है कि ये जो फोर्स है 50 न्यूटन, what is the amount of force? That is 50 newton. So this 50 newton will rotate the body in which direction? It is clockwise or it is anti-clockwise. So it is basically clockwise direction. तो यहाँ पर टॉर्क कैसा है? clockwise. It is clockwise. Okay. तो टॉर्क के लिए यदि कोई पूछ ले आपसे गलती से, ऐसी गलती वैसे आपसे कोई करेगा नहीं आपको देख के कि आपको कुछ आता ही नहीं होगा तो कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन किसी ने गलती कर दी आपसे, दुस्साहस कर ही दिया आपसे क्वेश्चन पूछने का, तो आप भी ऐसे बता दोगे देखो सुपरमान, ठीक है? समझ बात समझ में? तो टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी यहाँ पर, और क्लॉकवाइज को जनरली नेगेटिव लेते हैं। जनरली जब मैंने बोल दिया तो जरूरी नहीं आप चाहो तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लो, चाहो तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो। जैसे जी के लिए, हाँ जी के लिए जी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन जी के लिए जनरल कन्वेक्शन ये होता है कि जी क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में लगता है तो उसको लेते हैं नेगेटिव, और अपन ने लिया भी हमेशा। जी अर्थ की डायरेक्शन में नीचे, यदि कोई बॉडी ऊपर से नीचे कर रही है तो जी लगेगा उस पर नीचे, भाई जी तो नीचे ही लगता रहता है, बॉडी भले ही नीचे से ऊपर गिरे या ऊपर से नीचे जाए, जी तो acceleration due to gravity that will act toward the center of earth, that means it will downward direction. If it is in downward direction then z is always negative, but it is not necessary. जरूरी नहीं है कि आपको z की वैल्यू नेगेटिव लेनी हो, यू कैन टेक द पॉजिटिव ऑल्सो, बट यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। यहाँ पर भी ऐसे ही सेम केस है, क्लॉकवाइज को जनरली नेगेटिव लेती है दुनिया, लेकिन मुझे दुनिया की चिंता है ही नहीं, मुझे दुनिया की यदि चिंता नहीं तो मैं तो ले लूंगा पॉजिटिव। लेकिन फिर एक चीज दिमाग में रखूंगा मैं, क्या? कि मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है। यदि मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, दैट मीन्स यू हैव टू चेक एंटी क्लॉकवाइज एज नेगेटिव, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज को
नेगेटिव लेना पड़ेगा। दुनिया से लड़ने के लिए आपको अपने आप से भी लड़ना पड़ जाएगा। यहाँ पर क्लॉकवाइज यदि नेगेटिव लिया तो भाई इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यदि आपने इसको नेगेटिव लिया तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। समझ के दोनों को रिवर्स एक जैसा नहीं कर देना। यहाँ पर ही मैं डायरेक्टली देख के बता सकता हूँ ना। देखो ये वाला फोर्स जो है 50 न्यूटन इस एक्सिस के अबाउट इसको किस डायरेक्शन में घुमाएगा, क्लॉकवाइज। आपने यहाँ पर अरे यार देखो ये रहा भाई, यहाँ पे रोटेशन मोशन मैंने कराना है। यहाँ पर मैंने एक धागा बांधा और इससे मैं इसे खींच रहा हूँ भाई इस डायरेक्शन में। यदि मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो फोर्स ऐसे एक इधर घूमेगा क्लॉकवाइज। तो भाई क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन निकाली थी अभी अपन ने इसकी टॉर्क की, ठीक है। और क्लॉकवाइज को लेता कैसे अपन जनरली नेगेटिव, पर आप चाहो तो पॉजिटिव भी ले लो, बट ध्यान रखना, ध्यान रखना पड़ेगा इसकी। भाई मैंने इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया। सो नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए बढ़िया सा। ये देखो, ये देखो जी, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये रहा आपका डिस्क, इसको रोटेट कराना है ऐसे सेम। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, इसको ऐसे रखा, ऐसे रखा। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही भाई, इसे परपेंडिकुलर जो पास हो रही है, ये जहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ऐसे पूरी इसको आर पार हो रही है, ऐसे बना लो 3D में लंबी सी एक रॉड बना लो, यहाँ से पास होती है एकदम मिडल से। अब आपने जो फोर्स लगा दिया जी, सुन रहे हो जी, फोर्स आपने कैसे लगा दिया, मैं इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ भाई, ऐसे नीचे से ऐसे फोर्स लगा, समझ रहे हो। मैंने इस पे फोर्स ऐसे लगा दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, समझे। यहाँ से फोर्स लगाया कितनी मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की डिस्टेंस पर आपने फोर्स लगा दिया भाई 50 न्यूटन का। 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया आपने 2 मीटर की दूरी पर। लेकिन फोर्स कैसे लगाया समझो, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे ऐसे लगा दिया। क्या ये रोटेट होगा, मालूम क्या ये रोटेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी, क्यों नहीं होगा जी, बोलो जी। इसलिए नहीं होगा जी, इसलिए नहीं होगा जी। देखते हैं इसके बात कर लेते हैं इसमें फोर्स में क्या टॉर्क नहीं है क्या यहाँ पर, क्या यहाँ पर टॉर्क नहीं है क्या, देख लेते हैं टॉर्क है कि नहीं। भाई टॉर्क जो होता है that is r cross if you can see here r vector का magnitude f का magnitude multiplied by sin of theta. What is the r? That is 2. What is the f? That is 50. And sin theta, साइन थीटा जो एंगल होता है आर और एफ के बीच का, तो आर वेक्टर आपको पता है जिस पॉइंट पे भी फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की ओर, यहाँ से यहाँ तक की ओर। मतलब पाइवोटेड पॉइंट से अप्लाइड फोर्स की तरफ डायरेक्शन होती है। लेकिन क्योंकि अपने को ये ढूंढने टेल टू टेल मिला, तो टेल टू टेल मिलाने इसको तो आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये अपने आर वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। अब मुझे बताओ आर और एफ के बीच में एंगल कितना है जी, दैट इज 90 डिग्री। यहाँ पर ये एंगल भी 90 डिग्री है, मौका भी है, दस्तूर भी है, लेकिन बॉडी रोटेट नहीं कर रही भाई। ये क्या हो गया, ये हो क्या गया, न्यूटन मीटर। टॉर्क की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1000 न्यूटन मीटर। भाई इसमें खतरनाक टॉर्क लग रहा है इतना ज्यादा, 1000 न्यूटन मीटर, लेकिन तब भी ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही है। ऐसा इसमें हो क्या गया, आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे यदि मैं फोर्स लगाऊं तो ये रोटेट नहीं करेगी भाई, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये रोटेट तो नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे टॉर्क तो है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि टॉर्क हो तब भी ऐसा हो सकता है कि बॉडी रोटेट ना करे। वी हैव सीन द एग्जांपल जस्ट नाउ वी हैव सीन द एग्जांपल। देखो यहाँ पर टॉर्क, टॉर्क है, देखो आप पहले देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, मेमोरी फुल तो नहीं होगी, हाँ 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 नहीं नहीं चल रही भाई, बिल्कुल चल रही, धुआंधार चल रही। तो देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स भी है, फोर्स है, लेकिन तब भी बॉडी रोटेट, फोर्स तो है ही और टॉर्क भी है, फोर्स भी है टॉर्क भी, लेकिन तब भी बॉडी रोटेट नहीं हो रही। ऐसा यहाँ पे हुआ क्या है, तो उसको समझने के लिए जाना पड़ेगा आपको फ्लैशबैक में। टॉर्क तो है यहाँ पर, आप ये मत बोल देना टॉर्क नहीं है, लेकिन बॉडी रोटेट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही देखते। यहाँ पर आर क्रॉस एफ से टॉर्क की डायरेक्शन निकालो आप, आर क्रॉस एफ से निकालते हैं टॉर्क की डायरेक्शन। आर क्रॉस एफ करो भाई, आर क्रॉस एफ, आर से एफ की तरफ में, आर से एफ की तरफ में ऐसे फिंगर को कर्ल करो तो थंब किधर पॉइंट आउट कर रहा है, ऐसे बाहर, थंब किधर पॉइंट आउट कर रहा है, ऐसे बाहर, इस डायरेक्शन में। तो भाई यहाँ पर जो टॉर्क है तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, अंदर से बाहर की तरफ। मतलब टॉर्क किसके अलोंग लगता है भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही लगना चाहिए, तभी रोटेशन होगा। मैंने ये स्टेटमेंट आपको बार बार बताया था कि यदि रोटेशन मोशन होना है तो जो टॉर्क लगना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड अलोंग,
या तो उसी डायरेक्शन में ऊपर की साइड या नीचे की डायरेक्शन में, लेकिन अलोंग उसी के लगना चाहिए, उसी के अलोंग लगना चाहिए एक्सिस रोटेशन के। लेकिन यहाँ पर भूल ये हो गई इस टॉर्क से, ये बेचारा भोला वाला टॉर्क इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। देखो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ जब कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मेरी ये रही, ऐसे पास हो रही, लेकिन टॉर्क इससे लग रहा है परपेंडिकुलर। यदि ऐसा केस बन जाए तब यहाँ पर रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा इस केस में। समझ गए आप क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज द अमाउंट ऑफ टॉर्क इज applying the amount of torque in perpendicular to axis of rotation। axis of rotation ये रही, टॉर्क आपने इसके परपेंडिकुलर लगा दिया। ओके समझ गए? यदि टॉर्क इसके परपेंडिकुलर लगा दिया तो भाई इसके अलोंग इसका कोई भी कंपोनेंट है नहीं, तो भाई यहाँ पे टॉर्क यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग नहीं है, इफ टॉर्क इज नॉट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन द बॉडी विल नॉट रोटेट। ओके अच्छा ऐसा हो सकता है यदि टॉर्क इससे किसी एंगल पे होता तो इसका कोई कंपोनेंट, यदि टॉर्क का कोई कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आ जाता तो भी बॉडी रोटेट करती। यदि उसका एक कंपोनेंट उसके अलोंग आ रहा है ना भाई, ये कंपोनेंट, लेकिन 90 डिग्री हो गया तो भाई 90 डिग्री, यदि यहाँ से ये एकदम 90 डिग्री बाहर की डायरेक्शन में, तो भाई इसका कोई कंपोनेंट थोड़ी आ सकता है। इसका जब 90 डिग्री हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया, जैसे ये 90 डिग्री है, फोर्स 90 डिग्री, तो भाई इस 50 डिग्री का आप इसके अलोंग कंपोनेंट थोड़ी निकाल सकते हो। यदि निकालने की कोशिश करोगे तो एफ कॉस ऑफ 90, भाई ये हो गया जीरो ही आएगा ना, मतलब इसके अलावा, क्योंकि वो 90 डिग्री एंगल हो गया, उसके अलावा कोई भी कंपोनेंट नहीं है टॉर्क का। तो यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा टॉर्क का कोई कंपोनेंट नहीं होता तब वहां पर बॉडी रोटेट नहीं करती। ये वाला केस जीता जागता हुआ एग्जाम्पल है, लेकिन अब ये जीता जागता था अब तक, तो इसको साफ करके इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, जीता जागता नहीं रहेगा, ये मुर्दा हो जाएगा। ये गया भाई, काम से गया, मुर्दा कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो क्या अब तक की बातें मैंने जो करी हैं आपसे, अच्छी अच्छी भोली भोली प्यारी प्यारी, क्या वो आपको समझ में आई या नहीं आई? अब बात कर दे हैं, एक पौड़ी है ये, ठीक है, इसकी रेडियस मैंने आपको दे ही दी, 10 मीटर है भाई। एक फोर्स लगाया 50 न्यूटन, इधर लगाया 60 न्यूटन, इधर लगाया 30 न्यूटन, इधर लगाया 80 न्यूटन। पहले मुझे देखते ये बताओ इन सबकी डायरेक्शन क्या होगी। आर वेक्टर आपको पता है, इसको यहाँ पर पाइवोटेड किया हुआ है, आर वेक्टर यहाँ से, आर की वैल्यू पता है आपको 10 है, यहाँ पर निकालना है तो ये आर वेक्टर, यहाँ पर निकालोगे तो भाई ये आर वेक्टर, यहाँ पर निकालना है तो ये आर वेक्टर, और यहाँ पर निकालना है तो ये आर वेक्टर। लेकिन अब आपको देखो इस वाले इसके लिए निकालना हो तो आर से एफ की तरफ अंदर की डायरेक्शन में आएगा, ऐसे ही इसके लिए निकालना है तो आर से एफ ये भी अंदर आएगा, इसके लिए निकालना है तो आर से एफ ये भी अंदर आएगा, इससे निकालना है तो ये आर से एफ ये बाहर की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, मतलब इन तीनों की वजह से, तो इन तीनों की वजह से सेम डायरेक्शन में आ रहा है, इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। लेकिन आपको ये सब चीज़ आर क्रॉस एफ बार बार करके नहीं देखना, आपको देखना है ये वाला पॉइंट कैसा है, ये पाइवोटेड पॉइंट है। तो ये जो फोर्स है इस पाइवोटेड पॉइंट की, जैसे ये फोर्स, ये पाइवोटेड पॉइंट है, यहाँ पर एक फोर्स लगाया और आपने हॉरिजॉन्टल ऐसे लगाया, तो भाई यदि इसको आप ऐसे खींचोगे तो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो भाई ये टॉर्क कैसा बनाएगा, क्लॉकवाइज। ऐसे ये वाला फोर्स 30 न्यूटन इसको किधर घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसका भी जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज। इसको 60 न्यूटन भी इसके अराउंड नीचे ऐसे लगाया, नीचे इस वाले पॉइंट पे लगाया, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में, तो ये भी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, तो भाई इसकी वजह से भी टॉर्क क्लॉकवाइज। लेकिन जो 80 न्यूटन है, 80 न्यूटन समझ लो आप, इस जगह पे लग रहा है, इस जगह पे 80 न्यूटन लग रहा है, लेकिन किधर लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन। तो भाई ये इसको कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी, सबके बीच एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है, हर हर केस में आर और एफ के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो डायरेक्टली आर क्रॉस एफ करना है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, क्योंकि एंगल इज 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है, सारे टॉर्क को ऐड कर देना है। इस वाले का कितना होगा, 50 इंटू 10 क्लॉकवाइज, प्लस इस वाले का होगा 30 इंटू 10 क्लॉकवाइज, प्लस इसका कितना हो जाएगा 60 इंटू 10 क्लॉकवाइज, एंड इसका कितना हो जाएगा भाई 80 इंटू 10, बट इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा। तो आप चाहो तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो, फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि ये क्लॉकवाइज यदि पॉजिटिव ले लिया तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो ये 500, ये हो जाएगा 300,
ये जाएगा 600। इसको अब नेगेटिव लेना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज को, क्योंकि हम तीनों को पॉजिटिव ले लिया, मतलब क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, तो भाई एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये आ जाएगा टॉर्क 600 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, नेट टॉर्क पॉजिटिव आ रहा है, और अपन ने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, मतलब नेट टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन लग रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है 600 न्यूटन मीटर। ओके, एनी डाउट? ओके, बोलो बोलो बोलो। एनी डाउट? नो डाउट ना? देयर इज नो डाउट, बिकॉज आपने 600 न्यूटन नेट टॉर्क इस पे इतना लग रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है 600 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा था और मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना था, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेते आप तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसको यहाँ पे नेगेटिव लगा देते क्लॉकवाइज, इसको यहाँ पे नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव हो जाता भाई, ये पॉजिटिव हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता। अब वैल्यू जो आती है आपकी -600, -600 का मतलब क्या, क्योंकि आपने माइनस आ रहा है, आपकी वैल्यू माइनस आ रही है, तो मतलब अब भी डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज ही है, क्योंकि आपने नेगेटिव किसको माना था, अब इस केस में क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना था, तो आंसर तो वही आएगा भाई, क्लॉकवाइज ही। मतलब क्लॉकवाइज तो सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि भाई माइनस साइन लगने की वजह से ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक, नहीं, घूमेगा क्लॉकवाइज, वो डिपेंड कर रहा है आपने साइन कन्वेक्शन क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको बात ये समझ में आती है या फिर नहीं? आ गई ना? ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं ना? हाँ सर, पता नहीं, हम तो देख ही सकते हैं। आपकी आंखों पे काला चश्मा लगा है, आप ही देखो आपको दिख रहा है कि नहीं। मैंने कहा मुझे भी दिख रहा है, और एक क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन, एक बॉब ये रहा, यहाँ पर ये डिस्टेंस है 2 मीटर एंड दिस इज 20 kg। आपने इसको यहाँ से ये 37 डिग्री के एंगल पे आप इसे ऊपर उठा दिया, 37। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, इस वाले एक्सिस, यहाँ पर एक एक्सिस है, इसके अराउंड ये मूवमेंट हो रहा है भाई, एक्सिस समझ रहे हो ना, ये एक्सिस है ऐसे, ऐसे ही एक्स एक्सिस ऐसे, ये अंदर जा रही बोर्ड के अंदर, और यहाँ पर ये अंदर लटका हुआ है, तो ऐसे उधर गया 37 डिग्री ऊपर, वही 10-20 kg रहेगा ये। तो इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका टॉर्क बताना है, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा mg, m इंटू जी की वैल्यू भी 10 लेता हूँ, और ये r की वैल्यू, r कहाँ से कहाँ तक होता है, जिस पॉइंट पर भी पाइवोट किया हुआ है उससे लेके जहाँ पर फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स जहाँ पर हो रहा है उसकी डायरेक्शन में जाता हुआ वेक्टर, क्योंकि अपने को ये टेल टू टेल जोड़ने हैं, तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, और इस ये आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी, आर वेक्टर ये, और आर की वैल्यू कितनी है, जो इसकी लेंथ है भाई 2 मीटर। और आपको जो एंगल लेना होता है वो आर से एफ की डायरेक्शन में कैसे लेना होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बता ही दिया था भाई। तो ये वाले एंगल बताओ, ये वाला एंगल लोगे या नहीं लोगे, पहले ये बताओ, क्या आप ये वाला एंगल लोगे या नहीं? अरे बोल दो यार। तो ये वाला एंगल यदि आप ले लोगे तो यहाँ से आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी, आर क्रॉस एफ। तो देखो, मैं इसको थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करते हैं, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पर एक लग रहा होगा टेंशन फोर्स, लेकिन क्योंकि टेंशन फोर्स जो है वो आर वेक्टर के अलोंग ही लग रहा है भाई, आर वेक्टर के एंटी पैरेलल लग रहा है, आर वेक्टर के अलोंग नहीं, आर वेक्टर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो आर वेक्टर के अलोंग आ गया उसका तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो टॉर्क यदि आर क्रॉस एफ, तो आर की वैल्यू 2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई एफ, मतलब ये, लेकिन यहाँ पे साइन 180 डिग्री हो गया, यदि साइन 180 डिग्री हो गया तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, 0 न्यूटन मीटर। 0 कैसे क्यों आया पता चला, क्योंकि यहाँ पे साइन 90, क्योंकि देखो आर की डायरेक्शन ये रही, और जो टेंशन फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 180, और साइन 180 की वैल्यू होती है 0, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, इसको इस ग्राफ से भी देख सकते हो आप। ये 0 है, ये होता है यहाँ पर साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पर हो जाता है ये 180, साइन 180 की वैल्यू हो जाती है 0, फिर वापस 270, यहाँ पर 360, ऐसे करके ये चलता रहता है। तो साइन 180 की वैल्यू क्योंकि 0 होती है, तो टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स इज 0। अब बात कर ही लेते हैं, अब बात करेंगे, क्योंकि यस इसका तो फोर्स की वजह से तो 0। अब एक फोर्स ये रहा mg, mg की वजह से टॉर्क निकालना है, तो वो भी ऐसे ही लिखोगे, आर एफ साइन थीटा, आर की वैल्यू वही रहेगी 2 मीटर लेंथ है, मल्टीप्लाइड बाई एफ, फोर्स कितना है 200, साइन थीटा की वैल्यू बताओ यहाँ पर कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू बताओ यहाँ पर,
ये वाला एंगल तो मुझे पता है कि 30 डिग्री हो। क्यों 30 डिग्री है? क्योंकि भाई ये एंगल 30 डिग्री की वजह से इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड किया ना भाई। ये लाइन इससे वर्टिकल से कितना बना रही है? 37। तो ये लाइन ही तो मैंने आगे एक्सटेंड करी और वर्टिकल वही की वही है, तो 30 डिग्री एंगल एंगल तो 37 है ना ये भी 37 एंगल तो सेम। अब मुझे ये बताओ, जब मैंने बताया था आर वेक्टर आपको एंगल कैसे लेना होता है, आर वेक्टर से एफ वेक्टर की डायरेक्शन में, लेकिन कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तब उसको पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता है तब ही उसको पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आर वेक्टर से क्लॉकवाइज है भाई, एफ वेक्टर आर वेक्टर से क्लॉकवाइज है, तो इसलिए आपको ये -37 लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको -37 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हो, -400 इंटू sin 37। sin 37 के लिए आपको ये प्यारा ट्राइंगल याद होगा। 37 यदि ये है तो ये होता है 345 साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो ये 3/5 हो जाता है। यहाँ पर 3/5 पुट कर देना, -400 इंटू 3/5 टू 3 -240 न्यूटन मीटर, -240 न्यूटन मीटर, -240 न्यूटन मीटर। अब आपको पता है टॉर्क -240 न्यूटन मीटर आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना? 240। यदि मैग्नीट्यूड पूछा तो डायरेक्टली माइनस को हटा देना, 240 न्यूटन मीटर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, माइनस साइन आपको हटाना पड़ेगा। अच्छा, टॉर्क किस पॉइंट पे लग रहा होगा? मैंने बताया टॉर्क हमेशा पाइवोटेड पॉइंट भाई, जिस एक्सिस के अराउंड रोटेशन हो रहा है उस पर लगता है। तो भाई अपना इस वाले पॉइंट को मैं हिंज बोल दूं तो कोई दिक्कत है क्या? अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये देखो, क्योंकि मैं यहाँ पे 360 डिग्री रोटेशन नहीं कर रहा, ये ऊपर तक गया फिर नीचे आया फिर ऐसे ऐसे ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो अब मैं इसको हिंज पॉइंट बोल सकता हूँ। ठीक है, पाइवोटेड या हिंज पॉइंट, अब मैं इसको हिंज पॉइंट भी बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें लिमिटेड मोशन हो रहा है, लिमिटेड रोटेशन हो रहा है, कंप्लीट रोटेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, लिमिटेड मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को हिंज बोल देता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये पाइवोटेड पॉइंट। तो ये जो पाइवोटेड पॉइंट है भाई, अब इसमें ये बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टॉर्क की डायरेक्शन बताओ, टॉर्क की डायरेक्शन बताओ। तो टॉर्क की डायरेक्शन बताने के बहुत सारे तरीके, और बहुत सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में बताऊंगा। पहला एक सिंपल तरीका तो ये होता है, सिंपल तरीका तो आपका ये है कि आर से लेके एफ की डायरेक्शन में जो एंगल, देखो आर से एफ में दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये 37, एक ये बड़ा एंगल भी तो बन रहा है ये वाला, लेकिन अपने को बड़ा एंगल से मतलब नहीं है, आपको छोटा जो एंगल है उसमें जाना है। आर से एफ की डायरेक्शन में यदि आप इसे फिंगर कर करते हो तो अंदर की डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है भाई, अंदर की डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी? इस बोर्ड के अंदर की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अंदर की डायरेक्शन में होगी। और ये नेगेटिव वैल्यू देखो आपको क्या बताती है, अभी पता चलेगा। अंदर की डायरेक्शन में होगी मतलब ये एक्सिस पे यहीं पे लगेगा, टॉर्क इस वाले एक्सिस पे लगेगा और अंदर की डायरेक्शन में लगेगा। तो एक तरीका ये हो गया टॉर्क की डायरेक्शन निकालने का। अच्छा, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? अंदर की डायरेक्शन में होता है इसको नेगेटिव लेते हैं, और जब अंदर की डायरेक्शन में होता है टॉर्क तभी नेगेटिव आता है, तब उसको क्लॉकवाइज लेते हैं। तो मतलब ये क्लॉकवाइज होगा भाई, टॉर्क कैसा होगा? क्लॉकवाइज। अच्छा, ये क्लॉकवाइज होगा, इसको देखने का एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है, ये क्लॉकवाइज है, इसको देखने का एक और तरीका भी है, तो देखते देख ही लेते हैं। देखो ये 200 है भाई, यहाँ पे एंगल 37 है, तो एक कंपोनेंट आएगा 200 का, 200 cos ऑफ 37, आर भी इसी डायरेक्शन में। तो भाई ये कंपोनेंट तो इसको खींचने का काम करेगा, ये इसको टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा। इसका एक कंपोनेंट आएगा ऐसा, ये कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा 200 साइन ऑफ 37, सिर्फ यही टॉर्क प्रोवाइड करेगा, या यही टॉर्क प्रोवाइड करेगा। और देखो इस पॉइंट के अलाउंग, इस पॉइंट के अबाउट ये वाला जो फोर्स है वो किधर घुमाएगा इसको? इस वाले पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स इसको किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज। ये वाले पॉइंट के अबाउट ये वाला 200 साइन 37 इसको कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। तो भाई यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्शन मिल गई ना क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज इसका फोर्स ये जो है 200 साइन 37 इस पॉइंट के अबाउट इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज को अपन नेगेटिव कंसीडर करते हैं, इसीलिए वहां पर जो मैंने वैल्यू निकाली थी वो नेगेटिव आई थी यहाँ पर साइन 37। क्योंकि मैंने नेगेटिव क्यों लिया था? क्योंकि जब आर से एफ की तरफ जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन ये तो क्लॉकवाइज एंगल हो रहा था आर से एफ पे जाने पे, मतलब इसलिए मैंने नेगेटिव ले लिया था। तो ये बात आपको दूसरी चीज समझ आई, ये 200 साइन 37 इसको रोटेट कराएगा, ये तो इसको खींचने का काम करेगा, लेकिन ये खींचेगी नहीं, जो भी रस्सी है कोई भी है, यदि आपने रिजिड बॉडी इसको माना है तो ये इनएक्सटेंसिबल है, एक्सटेंड नहीं हो सकती। तो भाई ये आपको समझ आई, इसकी डायरेक्शन क्लॉक है, और टॉर्क कहाँ पे लगेगा? इस वाले पॉइंट पे लगेगा, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अंदर की ओर जाती होगी। समझ में? ये वाला फोर्स इसको कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। तो टॉर्क की यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्शन आपको मिल सकती थी। तो ये दो तरीके आपको बता दिए मैंने,
एक तो आप फोर्स से डायरेक्टली बता सकते हो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरा तरीका आर से एफ की तरफ उंगली घुमाओ, आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में है। यदि वो अंदर ही डायरेक्शन में आता है, मतलब अंदर ही डायरेक्शन में आता है, मतलब उसको नेगेटिव लेते हैं, और नेगेटिव जो टॉर्क की वैल्यू होगी, मतलब वो कैसा फोर्स को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, क्लॉकवाइज। यदि टॉर्क की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब वो इस बोर्ड से बाहर की डायरेक्शन में होता और वो एंटी क्लॉकवाइज होता। ये बात आपको समझ में आ ना निक ना निक ना निक ना 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 ना। अच्छा, इसको निकालने का एक तरीका और बता दूं मैं टॉर्क को। टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। टॉर्क निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, आर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो एफ परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्स से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तो आर वेक्टर आपका ये रहा, ये रहा आर वेक्टर। और एक कंपोनेंट तो इस 200 का आया था, 200 cos 37, लेकिन वो तो इसके अलोंग ही था, तो उसको तो नहीं लेना, वो तो इसके अलोंग ही था, मतलब इसके पैरेलल ही था, उसको नहीं लेना आपको। दूसरा जो परपेंडिकुलर वाला है 200 sin 37, उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू आर की 2, और इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो sin 37। डायरेक्टली मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज दिस ओनली दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग द टॉर्क, दिस इज नॉट प्रोवाइडिंग टॉर्क, इट विल एक्सटेंड, इट विल ट्राई टू एक्सटेंड द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं होगी क्योंकि वो इनएक्सटेंसिबल है, लेकिन ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, ये वाला फोर्स, ये इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो आपको समझ आई, ये टॉर्क की वैल्यू निकालने का एक और तरीका ये भी है। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, आपको ये बोल दिया भाई। एक पाइवोटेड पॉइंट है आर, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 0 0 1, ठीक है। एक जहां पर पाइवोट किया हुआ है, जिसके अराउंड रोटेशन होगा, उसके कोऑर्डिनेट आपको ये दे रखे हैं। फिर दूसरे कोऑर्डिनेट आपको उस पॉइंट के दे रखे हैं जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया है आपने, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 3 4। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो आर वेक्टर निकाल सकते हो। आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर जो होती है डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की, आर नहीं नहीं डिस्टेंस नहीं बोल सकते भाई, जब वेक्टर बोल दिया तो डिस्टेंस कैसे बोल रहे हैं आप, हाँ डिस्टेंस नहीं होती, ये ऐसे यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आर वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेटर जो भी है माइनस इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट। फाइनल पॉइंट वो है जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2y प्लस 3j प्लस 4k, माइनस इनिशियल पॉइंट जहां पर पाइवोट किया हुआ है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0i प्लस 0j प्लस 1k, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 2i प्लस 3j प्लस 3k, दिस इज आवर वेक्टर, दिस इज आवर वेक्टर। अपना आर वेक्टर ये रहा, ये अपना आर वेक्टर है। नाउ विल टॉक अबाउट द फोर्स। फोर्स आपको दे रखा है 20i प्लस 50j प्लस 70k न्यूटन। फोर्स आपको इतना दे रखा है, आर वेक्टर मैंने निकाल दिया, तो क्या आप अब टॉर्क बता पाओगे, आर क्रॉस एफ वेक्टर अब बता पाओगे आप। मैंने ये क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में कराया था वेलोसिटी निकालने का, लीनियर वेलोसिटी निकालने का, जब आपको एंगुलर वेलोसिटी और आर की वैल्यू दे रखी थी तब। तो यहाँ से क्या करना होता है, आई जे के, आर वेक्टर कितना आया था अपना 2, 3, और ये मैं भूल गया आर वेक्टर जो भी आया पहले आर वेक्टर लिखना है, आई आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, वाई जेड कंपोनेंट, फिर एफ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, और जेड मैं मान लेता हूँ ये एफ वेक्टर आपका ये था 2i प्लस 3j प्लस 7k, ये आपका है एफ वेक्टर। तो नीचे आपको एफ वेक्टर लिखना है, ऊपर लिखना है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर जो अपने आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करके, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करके जो आर वेक्टर निकाला था, उसके कोऑर्डिनेट ऊपर लिख लिए, ये नीचे लिख लिया। अब मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका, व्हाट इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, what will you choose? You'll write I 1 bracket. Now you'll write minus j 1 bracket. Now you'll write plus k 1 bracket. ये तीन चीजें आप I के साथ में ब्रैकेट, माइनस j के साथ में ब्रैकेट, k के साथ में ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को करना पड़ेगा फुलफिल, इसको फुलफिल कर दी है। I के ब्रैकेट में क्या आएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आई वाले कॉलम को, आई वाली रो को गायब कर देना है, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले ऐसे इसको करना है, ये हो जाएगा 7 3 21 माइनस 4 3 12, 21 माइनस 12। ना
विल मूव टुवर्ड्स जे कैप। तो जे वाले कॉलम को, जे वाली रो को, इनको हटा दो, जी कॉलम 0 हट गई, बाकी बचा कितना, ये 7 2 जा 14 माइनस 4 2 जा 8। ओके, नाउ विल चेक के वेक्टर। के साइड वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, तो के वाले रो को, के वाली कॉलम को हटा देंगे, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 2 जा 6 माइनस, पहले इसका 3 2 जा 6 माइनस 3 2 जा 6। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आ रही है 9i माइनस 6j प्लस 0k, इट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। टॉर्क की ये वैल्यू, कोई आपसे गलती से पूछ ले इसका मैग्नीट्यूड बता दो, तो आपको क्या करना है, 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 9 जा 81 प्लस 6 6 जा 36, दैट इज 7 अंडर रूट ऑफ 117। दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू इतनी है, मैग्नीट्यूड ये रहा, और यदि आपको वेक्टर फॉर्म में बताना हो तो ये वैल्यू। ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आपको आता है कि नहीं, ये सिखाने की यहाँ पर एक कोशिश थी, और आपने इस कोशिश को कितना समझा है, only you can know. I cannot know that you have understand the thing or not. I can only teach here, but whether you are getting it or not, it is completely your responsibility. How can I teach you by spoon feeding from here? Okay, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और क्रॉस वेक्टर के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है, जैसे कि वर्क, वर्क आता है दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करने पे, एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे फोर्स है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जो रिजल्ट आता है वो होता है स्केलर, रिजल्ट आएगा स्केलर, मतलब इसका इस पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। सो एट दिस पॉइंट आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।